नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। अब वक्त हो चुका है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की खास पेशकश में बात करेंगे यूपी उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार की। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में जीत की जो जिम्मेदारी है वो खुद सीएम योगी ने अपने कंधों पर उठा रखी है। लगातार वो दौरा कर रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में रहेंगे, जहां जीत की हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर जो हैं वो जगह जगह से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि 9 सीटों पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव की पूरी जो जिम्मेदारी है, जो कमान है, वो सीएम योगी ने ले रखी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए। आज आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के कटहरी में थोड़ी ही देर में सीएम योगी की जनसभा होगी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। एक तरफ जहां सीएम योगी की आज जनसभाएं हैं, तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बेहद एक्टिव हैं, क्योंकि इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, हालांकि बसपा भी अपने स्तर पर जी तोड़ कोशिश जो है वो कर रही है, ताकि अपने खोई हुई जमीन को दोबारा वापस पा सके। तो बीजेपी एक तरफ जहां पूरी तरह से एक्टिव है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं कर रहे हैं, तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज अलीगढ़ के खैर में दौरा करने वाले हैं, जहां पर उनकी जनसभाएं होंगी। तो तमाम जो दिग्गज हैं, जो राजनीतिक दिग्गज हैं, वो इस वक्त उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं। और चूंकि ये उपचुनाव 2027 का ट्रेलर माना जा रहा है, तो इस उपचुनाव से 2027 की राजनीति का जो रास्ता है वो काफी हद तक क्लियर होगा। कटहरी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वहां के आप जातीय समीकरण को समझिए। ब्राह्मण वोटर जो हैं वहां पर 50,000 हैं और कुर्मी वोटर 45,000 हैं। इसके साथ ही कुर्मी वोटर 45 हैं, क्षेत्रीय वोटर वहां पर 30,000 हैं। तो यहां पर जो जातीय समीकरण है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निषाद वोटर 30,000 हैं। यादव वोटर 22,000 हैं। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल देखने को जो है वो मिल रहा है, चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर, बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, और इसके साथ ही चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है। तो सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां से इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंद्र जी, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ऐसे में अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में एक्टिव हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो या बीजेपी हो। हालांकि बीजेपी इस वक्त किसी भी तरह के चूक के मूड में नहीं है, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कमान जो है संभाल रखी है। आज उनका अंबेडकर नगर का दौरा भी है। फिलहाल इस उपचुनाव के चुनावी माहौल को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आजकल लगातार जो है प्रदेश से लेकर के देखिए तो आप इंडिया लेवल में अगर कहें, जहां जहां चुनाव है वहां पोस्टरवार चल रहा है। रही बात यूपी की, यूपी में भी पोस्टरवार की चीजें लगातार इस समय जोर पकड़ रही हैं। कुछ ही दिन बचे हैं यूपी को, उसको लेकर के लगातार सीएम भी जो है चुनाव मैदान में जम रहे हैं। आज ही का देखिए तो आज ही लगातार हो रही है, उसके बाद सीएम को बनारस जाना है। रही बात रैलियों की, तो रैलियों में सबसे पहले अभी अम्बेडकर नगर के बाद फिर ये जाएंगे मिर्जापुर। तो दोनों सीटें ऐसी हैं जो सीएम योगी के लिए ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों की प्रमुख
जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है। बाकी और सीटों की भी जिम्मेदारी सीएम के कंधे पर है, लेकिन फिलहाल 2 ऐसी सीटें हैं जो सीएम को जो संगठन की तरफ से दी गई है। तो संगठन की तरफ से 2-2 सीटों का जो सबको एक दिया गया है कि आप इसकी प्रचार प्रसार से लेकर के इसकी रणनीति की जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो उस सीटों के आंकड़ों में ये दोनों सीट सीएम के खाते में आती है। सीएम लगातार इन दोनों सीटों पे कई बार जा चुके हैं, मंथन कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मिल भी चुके हैं और लगातार मिल भी रहे हैं। यहाँ पे लोकल लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल के कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो वहाँ पे जमीनी स्तर पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर वर्ग को मिलना और लोकल लेवल पे कंपेयरिंग करना ये भी एक अहम योगदान रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच जाना, उनको पकड़ना, नब्ज पकड़ना क्या चीज रही है, जो मिशन रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक कम्युनिकेट करती है कार्यकर्ताओं से कि कार्यकर्ता अब तक की बात को लेकर नाराज नहीं है, या अपने कार्यकर्ताओं में प्रत्याशी को लेकर के या इसके पहले जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर के नाराजगी, या किसी काम को लेकर के नाराजगी कि कोई उसका काम कोई सुनता है या नहीं सुनता है, या फिर जमीन तरीके की जो एक कार्यकर्ता की एक मार्ग होती है छोटी सी कि उसका जो समाधान निकालने के लिए वो किसके पास जाए, वो उसकी सुन रहा है, शासन में उसकी क्या पैठ है, तो शासन उसकी कार्यकर्ता की बात सुन रहा है। ठीक है अमलेंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ और अंबेडकर नगर का रुख करेंगे। वहां से संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है कटहरी विधानसभा सीट के लिए, उनके दौरे से जुड़ी हुई जानकारियां जरा पहले अपडेट दें कि कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। चूंकि जानकारी ये थी कि थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं, फिलहाल आप बताएं क्या अपडेट है। जी, आप अपडेट हम दे रहे हैं कि अभी वो सीएम का थोड़ा उतर चुका है। सीएम आदित्यनाथ जो कि मंच पर पहुंचने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं के नारे लगने शुरू हो गए कि योगी जी जल्द मंच पहुंचे, वहाँ पे घोषणाएं करें, क्योंकि लगातार ये कटहरी की विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी को इसकी प्रायोरिटी पे रखते हुए लगातार यहाँ पे कई परियोजना है, इनका लगातार 5वीं बार इनका दौरा हो रहा है और यहाँ पे लगातार कई परियोजनाएं थी। यहाँ पे भी कटहरी बाईपास था जो बहुत काफी बहुप्रतीक्षित था, काफी दिन से लोगों का इंतजार था, उसको भी शिलान्यास कर चुके काफी पहले कर चुके, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं और लगातार जी। मिर्जापुर का रुख करूंगी, वहां से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, आप जरा अपडेट दें सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, चूंकि अभी तो अंबेडकर नगर वो पहुंचे हुए हैं, अभी मंच पर भी मौजूद नहीं है, तो मिर्जापुर कब तक वो पहुंचेंगे, उनके कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है और कार्यक्रम की तैयारियां क्या कुछ है वो भी जरा बताएं। अच्छा, देखिए, कार्यक्रम के लिए तो यहाँ पे जो तैयारियां है, कन्हैयापुर का एक ग्राम सभा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये मंच लगा हुआ है और यही कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे इस तरीके इस समय जो कार्यक्रम होगा। और अभी जो अपडेट आया उसके अनुसार वहां से उड़ने के बाद कटहरी का जो सभा है उसको खत्म करने के बाद ही यहाँ के लिए निकलेंगे अभी। तो अभी आने में उनके समय है, जो संशोधन हुआ था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के अनुसार भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर दूसरा कार्यक्रम आ गया तो लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों की लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिए पूरा यहाँ पे पहले तैयारी प्रशासन मिलकर यहाँ पे जो तैयारियां थी उसको कर लिया है। डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी सबने जो है शाम को ही कल देर रात तक जो है यहाँ पे कई मंत्रियों ने आके जो है इसका निरीक्षण किया था सभास्थल का। तो सारी तैयारियां हैं, लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ है। और जैसा कि आपने कहा कि ये चुनाव जो है वो ट्रेलर है, अगर 2027 को हम देखते हैं तो उसके लिए सेमीफाइनल कहा जा रहा है और पूरा फोकस है क्योंकि कमान मुख्यमंत्री ने संभाला है। तो ये 5 दिनों में ये दूसरी उनकी जनसभा होने जा रही है। इसके साथ साथ जो है उप मुख्यमंत्रियों की सभा हो चुकी है, उसके बाद भी उप मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पे। किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर जो है सरकार नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि इसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ लगातार जो है उनके मंत्री वो खुद सारे विधानसभाओं के जो चुनाव हो रहा है उसमें वो कड़ी नजर रख के बनाए हुए हैं। लगातार जो है जनता, कार्यकर्ता और वोटरों के बीच पहुंच रहा है और उनको विकास की बातों को समझाया जा रहा है। अच्छा अमलेंद्र जी, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर इस वक्त जी तोड़ कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अभी बैठक हुई है बीजेपी संघ और संगठन की, जो बैठक हुई है जिसमें सभी जातियों को एकत्रित करने को लेकर मंथन हुआ है, ऐसे में ये कैसे संभव होगा? क्या ठोस रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की?
देखिए बीजेपी लगातार छोटी छोटी जो है बातों को जो है संगठन के स्तर से जो है उस पर मंथन करती है। लगातार जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में है, फील्ड की तरफ से जो मैसेज आता है कि इस चीज को लेकर के जो है जनता के बीच में नाराजगी है, कोई भी टॉपिक हो वो नाली से लेकर के कार्यकर्ता की बात न सुनने तक की हो, वो सारी चीजों को पॉइंट आउट होता है, उसको लेकर के संगठन और सरकार के बीच में बैठक होती है। उस बैठक के तहत अगली निर्णय तैयार किया जाता है। उसी का नतीजा है डोर टू डोर कैंपेनिंग का। डोर टू डोर आदमी जाता है, व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है और उनकी समस्या को सुनता है। कोशिश होती है कि जितनी ज्यादा समस्या का समाधान हो जाए उसको भी निस्तारण किया जाए। तो समस्या का निस्तारण के साथ साथ अगर लगता है कि ये समस्या हमारे कार्यकर्ता में है या लोकल लेवल पे जो इनकी एक कमेटी होती है जो लगातार जनता के बीच में कम्युनिकेट करती है, उसको अगर उसमें कहीं दोष होता है, उनमें कहीं अगर फॉल्ट होता है, वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, फर्जी जो है वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो एक मैसेज के थ्रू संगठन से विचार करता है, बात करता है, फिर चेंज करता है। रही बात नायब चौपाल की, तो देखिए अगर कार्यकर्ताओं को ये भी जोर दिया गया है संगठन के लेवल पे, ये भी एक मैसेज है कि आप नाइट स्टे करिए, नाइट स्टे के साथ जाइए, लोगों को घर में देखिए, उनकी समस्याओं को। बिल्कुल। और संदीप, अगर हम बात करें तो आज सपा सांसद के गृह क्षेत्र डांडी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अब इस चुनावी माहौल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है लोगों के बीच आज के इस मुख्यमंत्री के दौरे से? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार 5वीं बार दौरा कर रहे हैं, लगातार पहुंचे जो उनके कैबिनेट मंत्री है वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, गांव गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को परियोजनाओं के बारे में समझा रहे हैं। लगातार इनके जो विधायक है, आसपास के बीजेपी के विधायक है, वो लगातार जिले में लगातार रुके हैं, चाहे उनका राजभर जी हो, चाहे उनके कैबिनेट मंत्री लगातार ये यहाँ पे पूरे फील्ड में जुड़े हुए थे और लगातार ये लोग कैंपेन कर रहे थे और सरकार की योजनाओं को समझा रहे थे और सरकार की इससे पहले जो परियोजनाओं को जो शिलान्यास किया उसके बारे में बता रहे थे कि भाई हमने जो काम किया है उसको भी अगर हमारी सरकार में आते, हमारे विधायक बनते तो उस काम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। और आज के इस कार्यक्रम में कुल कितने लोग पहुंचे हैं, क्या आंकड़ा, जो एक मोटा मोटी लोगों का आंकड़ा है, वो क्या निकलकर सामने आ रहा है? चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में अगर मौजूद है, थोड़ी ही देर में मंच पर उनका संबोधन शुरू होगा, तो उन्हें सुनने के लिए लोगों की किस तरह से भीड़ पहुंची हुई है, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं संदीप? जी अगर देखा जाए तो आज उनका पूरा मंच खचाखच भरा है, जो कार्यकर्ता काफी उत्साहित है क्योंकि लोग बसों से, लोग 4 व्हीलर बाइकों से, साइकिलों से लोग यहाँ पर सभा में आए हुए हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा भीड़ है। संख्या अगर देखा जाए तो कम तो 50,000 प्लस भीड़ है क्योंकि जो चेयर है वो सब पूरे चेयर फुल है, पब्लिक खड़ी भी है, आसपास खड़ी है, भीड़ में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। आकाश, अगर मिर्जापुर की बात करें तो इस उपचुनाव में चुनावी माहौल लोगों के बीच क्या कुछ नजर आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरा जब करेंगे उसके बाद क्या बदलाव, किस तरह का जो है चुनावी माहौल वहां पर आगे बदलता हुआ नजर आएगा? चूंकि आप लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं, किस तरह लोगों के मन को टटोलने की कोशिश आपने की है? देखिए अच्छा, जिस तरीके से प्रदेश स्तर पे सपा को लेकर भाजपा के बीच में जिस तरीके से जुमलेबाजी चल रही थी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें अगर हम कहें मिर्जापुर का जो विधानसभा मजमुआ है, यहाँ जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। ये चुनाव है जिस दिन वोट कास्टिंग होती है उस दिन जो है जात पर जाके पूरी तरीके से फिट जाती है। अभी विकास की बात हो रही है, अभी प्रत्याशियों के बारे में कि कौन प्रत्याशी किस तरीके का है। तो अगर हम कहें यहाँ पे जो जातिगत समीकरण, ब्राह्मण मतदाता जो है सर्वाधिक यहाँ पर है, उसके बाद जो मतदाता है SC का वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद दलित समुदाय का आता है। तो अगर हम पूरा अगर एक एनालिसिस देखें तो बसपा जो है विधायक 2017 की विधायक रही है, उनको जो लड़े थे विनोद, वो जो है चले गए हैं भदोही से सांसद। जातिगत समीकरण है, मगर पूरे माहौल में जो है बसपा ने जोरदार एंट्री की है। अभी तक जो चुनाव लग रहा था कि दो सपा और भाजपा के बीच में चुनाव है, मगर वो चुनाव त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रहा है। बसपा ने जोरदार एंट्री की है। ब्राह्मण कैंडिडेट दीपक तिवारी यहाँ पर बसपा के कैंडिडेट है, जिनका एक अच्छी पहुंच है। और दूसरी बात है कि ब्राह्मण को ये लग रहा है कि हमेशा हम वोट देते रहे मगर मेरी कोई पूछ नहीं गई है। तो ब्राह्मण के बीच में एक तरीके का एक बात ये चर्चा भी हो रही है कि हमारे अस्तित्व का संकट है और जो भाजपा से
कैंडिडेट यहाँ पे उतारी गई है, उनसे वोट बैंक उसने उनके जातिगत आंकड़ों को देखते उस तरीके से नहीं था, फिर भी उनको टिकट मिला है। एक बार विधायक रही है, लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी भी उनको लेकर है कि वो जीतने के बाद कभी भी क्षेत्र में नहीं रहती, लोगों के बीच नहीं पहुंचती है, इसको लेकर भी है। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने लगातार यहाँ पे भाजपा के कचावर नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है कि सांसद अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल भी लगे हुए हैं, लगातार कैंपेनिंग, बाहर के सांसद, विधायक, मंत्री यहाँ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की कोई छूट इस समय भाजपा करने की पेट में नहीं है। जैसे पहले भी आपने कहा कि ये 2027 का जो है सेमीफाइनल है। बिल्कुल अमलेंद्र जी, देखिए सभी पार्टियों की तरफ से चुनावी कैंपेनिंग जो है वो लगातार की जा रही है। बसपा जो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, वो इस उपचुनाव में कहां नजर आ रही है? क्योंकि चुनावी कैंपेनिंग अगर स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो लोगों के बीच कहते पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो पाती है, जैसा कि लगातार बीजेपी और सपा के बीच में इस वक्त फाइट देखने को मिल रही है। देखिए, बीजेपी के साथ साथ सपा को अगर आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं सपा को दरकिनार, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में वोट हारने जीतने के वोट बैंक का जो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 2001, 1500, 2500, 3000 इस रेशियो में आता है। तो इस वोट बैंक को मतलब बचा पाना जो है सपा को, और सपा के थ्रू अगर देखें बसपा को, तो बसपा भी लगातार फाइट कर रही है, तीसरे नंबर पर आती है, कहीं कहीं सेकंड रनर के रूप में बसपा उभर कर आई है। तो बसपा को कम नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसका अपना एक वोटर जो है फिक्स वोटर है, जैसे सपा का जो है फिक्स वोटर है। रही बात बीजेपी भी उसी आधार पर उनके वोट बैंक में सेफ रहने की कोशिश करती है कि किस तरीके से हम उनके वोट बैंक को कैसे हम भुना लें, क्योंकि आवास है और राशन है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं कि जो लोअर वर्ग के लोगों को ही ज्यादातर प्रॉफिट होता है। बीजेपी जो है उस लेवल पे काम करती है, जो गरीब कोई भी हो, उसकी कोई सरकारी योजना हो, उसको उसके बावजूद सपा अपने ठीक है अमलेंद्र जी, तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, फिर से मैं आपका रुख करूंगी। अंबेडकर नगर संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर जातीय समीकरण हम अंबेडकर नगर की बात करते, कटहरी विधानसभा सीट की, तो एक बार जरा जातीय समीकरण बताएं और इसके साथ ही जरा ये भी बताएं कि चुनावी कैंपेन किस तरह से लोगों के बीच किस पार्टी का स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। जी, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो हमारे यहाँ कटहरी विधानसभा 80 वोट, 95,000 SC वोट है, 50,000 ब्राह्मण वोट है, 45,000 कुर्मी वोट है और 22,000 यादव वोट है और 30,000 क्षत्रिय वोट है। तो अगर उसमें देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत रखती है, क्योंकि जो जितेंद्र वर्मा लड़ रहा है वो कहीं समाजवादी पार्टी के लालजी और सुभाती वर्मा को नुकसान कर सकता है। कहीं कहीं यहाँ पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा है, तो जो दलित वोट है वो अभी कहीं बिखरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जो है जो वर्मा के कुछ परसेंटेज वोट पाता है और दलित की वोट बसपा पाती है, तो कहीं न कहीं लड़ाई त्रिकोणीय यहाँ पे मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी ने सेधमारी कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी के भी लोग सेधमारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खासा प्रभाव नहीं देखा जा रहा कि ये जो बसपा वोट बैंक है उसमें कोई सेधमारी कर पाए। बिल्कुल, और अगर मिर्जापुर की बात करते हैं तो आकाश, मिर्जापुर की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ नजर आ रहा है? चूंकि चुनाव कोई भी हो, जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। लेकिन अच्छा बता दें कि यहाँ जातिगत समीकरण है, उसमें सबसे ज्यादा जो है सवर्ण वोटर है, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या 90,000 के ऊपर है। अगर दूसरे स्थान पे जो है यहाँ पे जो है SC ST वोटर है और तीसरे स्थान पे जो है यहाँ पे OBC है। उसके बाद अन्य वोटरों की संख्या है 4 लाख मतदाता यहाँ पे है। अगर हम बाई इलेक्शन एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जो है लड़ाई हमेशा होती रही है, और जो चुनाव का रिजल्ट आया है हमेशा, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए माने तो लोकपति त्रिपाठी जी यहाँ से रहे तो सवर्ण मतदाताओं के सहारे जो है हमेशा जो है कांग्रेस जो है यहाँ से जीतती आई है। उसके बाद जो है बच्चा का जो 5 बार यहाँ से रहे, दावर भागवत पाठ थे वो भी थे यहाँ से और मंत्री बने थे। उसके बाद से रमेश बिंद रहे हैं, तो रमेश बिंद का जो जीत का जो समीकरण वो उनके कैडर वोटर बसपा के टिकट पर लड़ते थे और साथ ही बिंद का, तो 3 जो
है मेन जो इसमें वोटर्स हैं वो ब्राह्मण है और दलित है, हरिजन, एससी है और उसके बाद बिंद है। तो इनके बीच ही जो है पूरा चुनाव घूमता है। उसके साथ ही सहयोग में आपके यादव है, कुर्मी भी है और दूसरी जातियां शंकर है और जो है लोहार है, प्रजापति है। तो इस सब कुछ मिलाकर जो मेन फैक्टर है वो जातिगत समीकरण में इन तीन के बीच में जो है ये रिजल्ट आता है। जो सपा के वोटर्स हैं, जो कैडर वोटर्स हैं, इस बार जैसा लग रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है कि बसपा के साथ भी मुस्लिम वोटर बटेंगे, यादव वोटर भी बटेंगे। सबसे बड़ी बात आपको अच्छा बता दें कि यहाँ एक जुमला इस समय बहुत तेज चल रहा है, चर्चा में है कि यहाँ पे जो विधायक बनता है वो जाके भदोही के सांसद बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि रमेश बिंद जो है 2017 जब विधानसभा चुनाव हार गए थे, 2019 में उनको भाजपा से नियुक्त कर दिया, भदोही के सांसद हो गए। फिर उसके बाद 2024 में आगे मिर्जापुर से लड़े और हार गए सपा के टिकट पर। मगर विनोद बिंद जो है 2022 में यहाँ पे निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक बने और 2024 में भदोही जाते हैं और सांसद बन जाते हैं। तो लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि ऐसा प्रतिनिधित्व हम प्रतिनिधि चुने, ऐसे प्रतिनिधित्व को यहाँ पे लाया जाए जो यहाँ का रहे, जो यहाँ के लोगों के बीच में रहे और यहाँ के बारे में, जनता के बारे में सिद्धित में शामिल हो और उनके विकास की बात सोचे। बिल्कुल, और तैयारियां जब सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, जनता के बीच कई बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, जो कि 20 नवंबर को जब वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे तो जनता को किस पर, किसके वादों पर यकीन आया है ये स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए संदीप, आकाश और अमरेंद्र जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर उपचुनाव के इस महासंग्राम में लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता के बीच कई बड़े वादे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, सपा और बसपा जहां खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो सपा जिस तरह की तरकीब लोकसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई, ठीक उसी तरह से और उसी तरह की सफलता पाने की कोशिश में जो है जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि जनता की तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण किया जाएगा। 23 नवंबर को जब तस्वीरें सामने आएंगी तो यह साफ हो जाएगा कि जनता ने विधायक के रूप में किसे चुना है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।